यस। हाँ जी, सो हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आज आंसर मिलेंगे, तो आज बने रहिए और मैं तो एक्साइटेड हूँ। आप इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या कुछ हो सकता है। हाँ जी, तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी। हाँ जी दादाजी, एक्साइटेड हैं आज आप? बिल्कुल। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और मेरे डैडी जी हैं हमारे साथ और अंकल जी हैं कमल और दिलबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दादाजी से है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसी आपकी जर्नी रही? देखिए, सबसे पहले तो हम एक छोटे से परिवार के सदस्य थे और हमारा काम था खेती बाड़ी करना। उसके बाद जैसे जैसे शिक्षा आगे चलती रही, हम थोड़े शिक्षित हुए। शिक्षित होने के बाद हमने कोई प्राइवेट नौकरी की। आगे हम मेरे पास दो बच्चे हैं, एक मास्टर लगा हुआ है, एक बिल्डिंग का ठेकेदार है और बहुत अच्छी कमाई करते हैं, ये बात नहीं भी नहीं करते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे उससे पहले मुझे, कमल को और दिलवर को लेकर के आपके क्या विचार थे? पीछे जो पिछड़ा हुआपन दूर करने के लिए हमने एक बात सोची थी, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज है। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बच्चा अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। और जबकि ये सारे के सारे क्वालिफाइड भी हैं और अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। तो अब मैं डैडी जी से पूछता हूँ, आपकी जर्नी क्या थी? हम एक साधारण परिवार से हैं। शुरू में अगर देखा जाए तो हम किसान थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, डैडी प्राइवेट जॉब में आए, मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरा मकसद था गवर्नमेंट जॉब। कई बार हमारे को ये भी कहा गया कि आप अपना काम करो कुछ, लेकिन हमारा दिमाग ही नहीं मानता था इस चीज़ को। हमारे दिमाग में एक भूत सवार था कि हमें तो जॉब ही करनी है और मैं जॉब ही करता हूँ। बाकी अब मैं देखता हूँ कि जैसे आगे बच्चे हो गए, तुम हो गए, हमने तुम्हारे बारे में भी यही सोचा था कि तुम भी अच्छे दिमाग से पढ़ रहे हो कि जॉब में ही आओगे। अच्छा। और सच तो ये है कि मेरा दिमाग ये कहता था कि मैं तुम्हें प्रोफेसर बनाऊंगा। अच्छा। और इसके लिए मैंने बहुत कोशिश भी की, कई बार तुम्हारे को डांट भी पड़ी। हाँ। और मैंने बहुत कोशिश की और मैं करता भी रहा। मैं कई बार फार्म भी भरता था तुम्हारे, और मैं कहता था कि मैंने तुम्हारा फार्म अप्लाई कर दिया है, तुमने वहाँ पेपर देने जाना है इसका, एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तुमने, और डांट भी पड़ी, कई बार ऐसा भी हुआ। और तुम्हारी मम्मी भी मेरे को बार बार बोलती थी कि ये किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में ये भूत सवार था कि मैंने तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो तुम्हारे दिमाग में ये भूत सवार था कि मैंने तो बिजनेस ही करना है। फिर बाद में मैंने काफ़ी विचार किया कि मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, कि मैं ना बच्चे की भावना को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा तो फ्री माइंड से अपना जीवन जीने के योग्य होता है। और मैं इसको अपने हिसाब से बनाना चाह रहा। हो सकता है परमात्मा इनको बिजनेस में ही कुछ बनाना चाह रहे हो, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पीछे, उसके जीवन के पीछे परमात्मा की भी एक गुप्त स्टोरी लिखी हुई होती है, जिसको समझना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो हम अध्यापक हैं, हम इस विषय पे बहुत विचार करते हैं। फिर हमने सोचा कि इनको जो करना वो करने ही दो। आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते थे, किस तरीके की लाइफ इमेजिन करते थे? मैं अपनी ज़िंदगी में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था, और इसके लिए मैंने कोशिश भी बहुत की। यहाँ तक कि हमने अप्रोच लगवाने की भी कोशिश की, जैसे पॉलिटिकल अप्रोच भी लगवाई जाती है। तो हमारे यहाँ एक लोकल एमएलए थे, तो हम डैडी जी के साथ, एक हमारा पड़ोसी, हम गए भी वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन भी दिया, लेकिन मेरी बॉडी पूरी नहीं हुई उनके हिसाब से। अच्छा। मेरे शरीर की, मतलब मेरी छाती पूरी नहीं हुई मेजरमेंट में। तो जो वहाँ नाप तोल करने वाला था, उसने मेरे बाजुओं समेत नाप दिया और कहता बाजुओं समेत भी तुम्हारी छाती पूरी नहीं हो रही। अच्छा। लेकिन मेरे मन में था कि मैं ना पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। पी कैप मेरी लगी होगी और 3 स्टार मेरे लगे होंगे, और 1-2 पुलिस वाला मेरे आगे पीछे चल रहा होगा। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था। फिर
जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, मेरी पढ़ाई छूट गई। अच्छा। उसके बाद मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, लेकिन वो फैक्ट्री पड़ती है पंजाब में, मुबारकपुर। लेकिन वहाँ मैं किसी हिसाब से सेट नहीं हो पाया। लगभग 2-2.5 महीने के इस अंतराल पे मेरे वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अच्छा। फिर मैं आया, फिर मैंने सोचा अब पढ़ाई भी छूट गई और ना मैं नौकरी में कामयाब हुआ, मैं क्या करूं। और उधर मेरी सगाई भी हो गई। अच्छा। और घर वाले सोचने लगे भी ऐसे अब तो इसकी शादी कर ही देंगे। अब मैं सोचने लगा कि अब मेरा बनेगा क्या, क्योंकि शादी होगी तो मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी, तो सारा कुछ होगा, मेरे तो जीवन ही डिस्टर्ब हो गया। ना तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर ही बन पाया और ना ही मैं कुछ और कर पाया। फिर मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगा। अच्छा। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि भी मैं टीचर बनूं। फिर वहाँ से मैंने टीचर बनने के लिए बीएड की। बीएड करने के बाद फिर मैंने एमए की, और बीए करने से, फाइनल करने से पहले ही मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। और सच ये है कि शादी के बाद मैंने बीए फाइनल के पेपर दिए। मैं प्राइवेट स्कूल में लगा रहा, पैसे कमाता रहा, ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो उसके साथ साथ फिर मैं कोरस्पॉन्डेंस मैंने बीएड की। उसके बाद फिर मैंने एमए की। एमए करने के बाद फिर मैंने प्रभाकर भी की। फिर धीरे 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 समय के अनुरूप मैं फिर जॉब में आया 2005 में। अच्छा। तो फिर मैं इसी पेशे में ढल गया। अब मुझे यही अच्छा लगता है। अच्छा। भगवान नहीं चाहते थे मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूं, क्योंकि अब मैं एक प्रीचर भी हूँ। मतलब मैं एक डिवोट हूँ। मैं प्रीचिंग भी करता हूँ, मतलब मैं भगवान के नाम का प्रचार करता हूँ, सत्संग करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, संकीर्तन करता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ। शायद भगवान को यही मंजूर था। तो अब मैं अंकल जी के पास चलता हूँ और मेरा क्वेश्चन है जी कि आपकी जिंदगी कैसी थी? जिंदगी हमारी अच्छी थी। बस हम लेबर का काम करे करना थे, लेबर का काम कर दे करी गए। मगा चल चरीट साथ देंगे भाई। हम सोची गए चल चरीट कामयाब हो, आगे पढ़ लिख कहा वे नौकरी लगाएंगे, बन नौकरी ने लगे नहीं। मुझे ना ये बताइए कि आप लेबर की जॉब में, मतलब जो राजमिस्त्री जॉब करते थे या अपना खुद का काम था, क्या करते थे आप और कैसे आए उस काम में? 8वीं क्लास से हट गए थे हम। बस 8वीं क्लास में थे हटका, फिर हमने सोचा भी खर्चा तो चलाना। फिर हम लगे दिहाड़ी मेहनत करना। फिर हमने सोचा चल अपना काम सीख ले। फिर हम राजमिस्त्री की इसमें लाइन में लग गए। लाइन में लगने थे अपना, फिर हम जूं चले मतलब कहने का 36 साल करे हमने। तो मेरा क्वेश्चन अब दिलबर से है और आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या करते थे पहले और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी वहाँ? देखो शुरू से तो जो भी स्टूडेंट स्टडी करते हैं, जैसे हमने 8th क्लास करी एंड उसके बाद 10th क्लास करी, 10th के बाद 12th करी। 12th क्लास में मेरे पास नॉन मेडिकल की स्टडी थी, पर पढ़ने से तो ये थी कि जो फैमिली का एनवायरनमेंट था ना वो पढ़ाई वाला ही था। मतलब ये नहीं था कि हाँ पढ़ना नहीं है, और घर वाले बोलते थे कि भाई तुमने अच्छे नंबर लेके आने हैं, मेरिट लेके आनी है। तो दिमाग में वो चीज़ था कि हाँ भाई पढ़ना तो है। अब पढ़ के आपको भी देखता था मैं 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, पर वैसे 1-2 बार ही पढ़ा है मैं 4 बजे उठ के, पर ये था कि दिन में कंप्लीट कर लेते थे अपना। तो स्टडी करी, फिर कॉलेज में गए। कॉलेज का एनवायरनमेंट थोड़ा बढ़िया लगा, तो मैं यही सोचता था कि कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, और जॉब लग के, और मेरा शुरू से आईटी में इंटरेस्ट था कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँ। तो फिर मैंने स्टडी भी उसी की करी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो यही था कि मैं आईटी में जॉब करना चाहता था उस टाइम, क्योंकि पता ही नहीं था और कुछ। तो दिलबर जी एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी। आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला? देखो अगर ना कोई अंधा इंसान है और वो रात को सोया और सुबह उसकी मान लो नजर आ जाए, तो उसको कैसा लगेगा? उसको ये लगेगा कि यार जन्नत मिल गई, है ना। तो मैं कॉलेज में सोचता था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल मेरा होना चाहिए। तो एक दिन मैं रात को जब कॉलेज से आके सोया, तो जब मैं सुबह गया तो प्रदीप सर हैं और आप हैं, तो हम एक ही फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो फैमिली में जैसे जब वो आपसे मिलने आते थे तो मुझे पता नहीं था कि ये फॉरएवर क्या है,
इसमें एलोवेरा क्या है, ये वो ऐसा वैसा। तो मैं तो ये सोचता था कि ये शुगर की दवाई है, ठीक है, और जो घर वालों को देने के लिए आए हैं। बट मुझे ही नहीं पता था कि इसका बिजनेस भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि मैं जिस चीज़ की तलाश में था कि मुझे पैसा कमाना है, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि स्टडी के साथ मैं जॉब कर नहीं सकता था, और जॉब थी भी नहीं कोई। तो कोई पार्ट टाइम मिल जाए काम, तो उसके लिए फिर जब फॉरएवर के बारे में पता चला कि इसमें तुम लोगों को अपनी एक, यहाँ पे तुम अपना एक बिजनेस बना सकते हो, और इस बिजनेस को बना के बढ़िया लेवल पे अर्निंग कर सकते हो, फिर मैंने इसको जाना। फिर जब मैंने इसको समझा, मार्केटिंग प्लान को मैंने अंडरस्टैंड किया, और जिस दिन मैंने मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड किया ना, मुझे नींद ही नहीं आई थी उस दिन। अच्छा। क्योंकि उसमें दिखा रहे हैं कि मैनेजर 6 फिगर अर्निंग कर रहा है, 7 फिगर अर्निंग कर रहे हैं लोग, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां ले चुके हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं। तो मुझे नींद नहीं आई थी कि यार अगर ये मार्केटिंग प्लान मेरी लाइफ में सच हो जाए। क्योंकि कॉलेज में क्या था, जब हम लोग स्टूडेंट थे, जो मेरे 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग बैठते थे तो एक दूसरे की बात करते थे कि उसके पास ना वो वाली गाड़ी है, उसके डैडी के पास इतना पैसा है। तो ये चीज़ सोच के मैं उस टाइम वहाँ पे मुझे लगता था कि यार ये बातें हमारे बारे में भी होनी चाहिए, कि भाई उस बंदे के पास उतना पैसा है, और उस बंदे ने उस पैसे के लिए किया क्या है। अब ये तो है नहीं कि मैं कोई फैक्ट्री खोल लेता, क्योंकि हमारी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। तो कुछ ऐसा ही काम था जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो और बड़ा कुछ कर सके। तो फिर मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। तो मैं अब कमल जी के पास चलता हूँ। हाँ जी कमल जी, एक्साइटेड हैं? फुल एक्साइटेड। तो आप बताइए बैकग्राउंड क्या था, क्या सोचते थे, कुछ होगा या नहीं होगा? जब मतलब लाइफ में क्या था, मैं ना बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से। परेशान कैसे था, अब मैं देखता था मेरी चारों तरफ जो लोग हैं ना पढ़ने वाले हैं, और मेरा पढ़ाई में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मैं पढ़ता तो था, पर मैं ना पढ़ने के बाद नहीं कभी कुछ करता रहता था, कभी कुछ करता रहता था। मतलब घर से खेत में चले जाते थे, वहाँ बैठ के कभी कुछ करने लग गए। मतलब मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, पर कहीं ना कहीं ये था भी चलो नंबर अच्छे ही आ जाते हैं सर्कल में रह करके। तो कहीं ना कहीं 10th में बढ़िया नंबर आ गए। तो मेरे अंदर ना एक वो था शुरू से भी, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो जब डॉक्टर बनने के लिए मेरे को पता नहीं था वैसे क्या करना, बस एक चीज़ समझ में आती थी भी मेडिकल करनी होती है तो डॉक्टर बन जाते हैं। मेरे को नहीं पता था उसके बाद क्या करना है, MBBS करनी है, ये वो वगैरह वगैरह। बस एक चीज़ थी भी, अगर हम 10th के बाद निकलते हैं 12th में, अगर हम मेडिकल ले लेते हैं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो मैंने 12th में ले ली, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम से एकदम इंग्लिश मीडियम। पहले तो वैसे ही स्टडी में इंटरेस्ट था, तो जैसे ही हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, वहाँ जाके सब कुछ सिर के ऊपर से जाने लग गया। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मैं काफ़ी बार रोया भी, मैंने घर वालों को बोला मैं क्या मेरी नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। फिर डैडी से थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी। मोटिवेट होके काम चला 6 महीने। फिर सोचा भी यार चलो अब ले ही लिया है, फिर तो अभी कर ही लेते हैं इसको। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें मैंने पैदा किया। पर जब 12th हुई, 12th के बाद मैंने देखा भी यार आगे जा करके ना, अगर एक ही चीज़ टीचर्स भी बोलते हैं भी, अगर आपको काम करना है तो आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक करो। जैसे जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं सबका एक ही फिक्स गोल होता है भी, आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, प्री मेडिकल टेस्ट आप क्वालिफाई करो। तो मैं उसमें गया, मैंने देखा यार वहाँ तो कट ऑफ ही 99 पे लग रही है, ये तो अपने आसपास भी नहीं है कहीं पे। तो वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो भी, चलो अगर हम इसमें नहीं जाते ना, प्राइवेट कॉलेज में MBBS पूछते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में उसने बोला 10 लाख रुपए 1 साल की फीस है। मैं क्या 10 लाख रुपए? उस दिन जब मैं ये चीज़ पूछने के लिए गया, मैंने जो पैंट डाली हुई थी फटी हुई थी साइड से। यार ये तो काम ही खराब हो जाएगा। 10 लाख रुपए साल की फीस, 5 साल की MBBS है, साथ में प्रैक्टिकल खर्चा लगभग 80 लाख रुपए में MBBS कंप्लीट होती है। और MBBS कंप्लीट करके तो डॉक्टर नहीं बना जाता, उसके बाद MD भी करनी है, आगे और भी स्पेशलाइजेशन कोर्स करने हैं। तो मतलब वहाँ पे 5-5.5 करोड़ रुपए का खर्चा था। फिर BDS के अंदर देखा डेंटिस्ट के कोर्स में, तो वहाँ पे भी लगभग 25-30 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। तो लास्ट में जाकर के साइंस स्टूडेंट पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप BA करो या BSc करो। अब अपने अंदर एटीट्यूड होता है जब 12th करके निकलते हैं मेडिकल से, हम BA थोड़ी करेंगे, हमने मेडिकल से पढ़ाई करी हुई है, अपने अंदर एक ईगो होती है। तो मैं क्या नहीं, BA नहीं करेंगे। फिर देखा क्लास के और जो स्टूडेंट है वो BSc मेडिकल कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं BSc मेडिकल भी नहीं करेंगे, BSc बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। जबकि वो वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब मैं वहाँ पे चला तो गया, मतलब मेरा इतना वहाँ से कच्चा मन हो चुका था उस चीज़ को लेकर के भी, मैं ऐसा मन करता था मैं पढ़ाई छोड़ दूँ 1% से। तो पता नहीं कैसे परमात्मा की मेरे पे कृपा हुई, भी मेरे को फॉरएवर बिजनेस का पता चला। शायद मैं मानता हूँ ये बिजनेस मेरे लिए ही बना है। कहते हैं ना बाय चॉइस नहीं मिलता, बाय चांस मिलता है। मेरे को बिजनेस बाय चांस मिला। अच्छा तो कमल जी ये बताइए
अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको, कैसे फॉरएवर के बारे में पता चला? अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो मैं बैठा था क्लास में, ऐसे ही ना मैं बंक मार के बैठा था उस दिन कि जूलॉजी का लेक्चर था। मेरे को जूलॉजी समझ में नहीं आती थी 1% भी। वहाँ पे कभी मेंढक काट रहे हैं, कभी कुछ काट रहे हैं, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी 1% भी। तो दिलबर सर बिजनेस में आ चुके थे, वो मेरे पास आए। मैं बंक मार के बैठा था, कह रहे क्या कर रहे हैं? मैं कहा कुछ भी नहीं, बेला बैठा हूँ। कह रहे चलो घूमने चलते हैं। उन्होंने मेरे को नहीं बोला अभी बिजनेस का सेमिनार है या कुछ भी है, कह रहे चलो घूमने चलते हैं। अब मैंने सोचा यार बैठा तो फ्री हूँ, मैं क्या चलेंगे, अब तो समोसा खिलाएगा। कह रहे ठीक है अच्छा। मैं एक समोसे के लालच में के साथ गया था। जब वहां पे जाके देखा यार वहां की तो दुनिया ही अलग है। वहां पे कोई भी इंसान लाख रुपए से कम तो बात ही नहीं कर रहा है। मेरे को लगा मैं नहीं यार ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी ना। अभी एक 22-23 साल का लड़का 1 लाख रुपए कैसे कमा लेगा? हमारे टीचर्स हैं पीएचडी करी हुई उन्होंने, वो लोग अभी बेचारे 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे को वहां पे डाउट हुआ, मैं क्या नहीं ये चीज सही नहीं है। बट जो इंसान सेमिनार कर रहा था, मैंने उसकी ना बाद में बैंक स्टेटमेंट चेक करी, उसकी खुद की गाड़ी मैंने चेक करी, तो मेरे को रियलाइज हुआ भी यार वो चीज ना एक जेन्युइन है। तो मैंने उस चीज में दिलचस्पी दिखाई। कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो था ही भी, मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो चीज मेरे को लगा भी शायद मेरे लिए ही बनी है। और मैं परमात्मा को बोलता था मेरे को कुछ और दिला दे, क्योंकि मैं ना बैठ के आइडिया लगाता था मैं 10 भैंसे रखूंगा, उनका दूध बेचूंगा, इतना पैसा आएगा। मैं ये अंदाजे लगाया करता था। तो मैंने सोचा शायद ये चीज मेरे लिए ही बनी है। तो मैंने उस चीज में इंटरेस्ट दिखाया। मेरे सामने एक बुक आई थी रिच डैड पुअर डैड, वहां से मेरे को पता चला था भी जो अमीर आदमी होता है ना वो क्या सोचता है, और एक जो गरीब इंसान होता है वो क्या सोचता है। तो मैंने इस चीज को समझा, बिजनेस को। तो उस टाइम पे मेरे लिए गोल्डन चांस ये था भी जो बिजनेस है ना वो मेरे को समझ में आ गया, किसी को समझ आओ ना हो। तो तब से मैंने डिसीजन बनाया था मैं ये बिजनेस करूंगा। तो बाबूजी के पास चलूंगा अब। जब आपको पता चला कि हम कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते थे, क्या रिएक्शन था आपका उस जब मैं कुरुक्षेत्र से आया टाइम? तो ये कोठड़ी तो यही है, इसमें बड़ी मीटिंग हो रही थी, अच्छे बच्चे रह गए थे इसमें, नीरे बच्चे। तो एक दिन मन्नू पता लग गया पवन थे, लेकिन ये जो न्यून्यू कर का बात है, मैं कह रहा लठ लाओ ना, सौरा निमी थोड़ी पढ़ाया हो भी इसनो मैं BCI करवाई तो इस वास्ते थोड़ी करवाई, इसका लठ लाओ। बड़े तंग हुए 2-4 महीने तो हमने नीवी अपने दिमाग पर बहुत बर्डन रहा, ढेरी बर्डन रहा। मैं कभी तो सबरा पढ़ाएगा पढ़ाएगा भी उल्लू गया, तो पढ़ाएगा भी बस ऐसी पढ़ाया ऐसी ना पढ़ाया, ये तो और दूसरे के पीछे लगे फिर लेना एक ना देना। तो क्यों करे अभी ऐसा काम जब पढ़ा लिखा आदमी है। 1-2 दफा मैंने उससे कहा भी, मगर भी ये काम आपके लिए नहीं है, ये तो मैंने करके देख रखा, ये काम ठीक नहीं है। तो उसके दिमाग की देन है भी, वो लगा करना जी वो नहीं है, आप वाला तो कुछ और था, मेरा कुछ और है। मैंने कहा भी छोड़ दे, नहीं तो तेरा लठ लगाएंगे, नहीं ला साहब था। तो चलो समय बीतता चला गया, फिर मैं उसनु रहा प्रदीप नु, मैं कह रहा प्रदीप क्यों साहब घर जाड़ रहे हमारे, क्या दे जाड़ा? लगना जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा क्यों नहीं, तुम तो थ्री ठीक हो दिए। तो सबरे सवेरे भाग रहे, मोटरसाइकिल ठवा, ना रात का पता ना दिन का पता, कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे, माँ बाप नु चिंता, हमने अपनी चिंता भी कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। तो वही समय बीतता चला गया, समय तो निकलना था। तो एक आदमी यानी कि विशाल जिसका नाम, वो आदमी कामयाब हुआ, उसको मेडल मिला मैनेजर का। तो हम भी खुश हुए भाई, मैनेजर तो चलो एक मैं था एक ओवर हो गया, 2 मैनेजर हो गए भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्योंकि मैं तो तुम्हें ये बनाना ही नहीं चाहता था, मेरे दिमाग में तो ये था कि मैं इसको प्रोफेसर बनाऊंगा। और अक्सर से तुम्हारे दिमाग को देखते हुए, मैं एक टीचर हूँ, टीचर के हिसाब से मैं तुम्हारे दिमाग को स्टडी करता था, तो तुम उसके योग्य भी थे। और जहाँ तक मुझे याद है हमने तुम्हारी वीकेंड क्लासेस भी लगाई थी चंडीगढ़ इसके बारे में, नाइट की। तो जब मुझे पता चला कि ये तो दूसरी तरफ ही बढ़ गया, तो मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। और मेरे दिमाग में इस तरह की खलबली मच गई, मतलब मेरे शांत मन अशांत हो गया कि ये क्या सोच रहा है और हमने बनना क्या है। तो मैं काफ़ी दुखी हुआ, डिस्टर्ब भी हो गया, और मैंने
एक दो बार तुम्हारे को डांट भी लगा दी। तुम्हारे को नहीं लगी डांट, तुम्हारी मम्मी को भी लगी। कि तुम समझा नहीं सकती उसे, बल्कि तेरी मम्मी और उल्टा मेरे को कहती थी कि तुम ही नहीं डांटते। मैं कह मैं ही डांट दूंगा फिर उसको। तो फिर मैंने तुम्हारे को डांट भी दिया कई बार। तुमने थोड़ी जिद सी भी की। फिर मैंने सोचा भाई चल इसको करके देख ही लेने दो। फिर घर में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि भाई ये लड़का हमारी बात मानता नहीं है, तो अब हम करें क्या। तो फिर तुम्हारे अंकल ने कहा भी चलो जो ये करना चाह रहा है देख ही लें क्या करेगा। तो फिर हमने छोड़ दी बात। और दूसरी, कई बार मैं ये भी सोचता था कि मुझे लगता है कि मेरा जीवन, इसका तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि इस जब बच्चा इस तरह की हरकतें करता है तो माँ बाप सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। समाज तो बल्कि ये सोचता है कि अच्छा इसका काम खराब हो गया। और मेरे दिमाग में यही प्रश्न था भी समाज के लोग ये कहेंगे, एक दो टीचर ने मुझे कहा भी है कि लोग क्या करा रहे हैं बच्चों के पास से ये। मतलब एजुकेटेड बच्चे हैं, इतना माइंड बच्चों का, इतने फॉरवर्ड माइंड है और ये काम करा रहे। तो मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला इसके बारे में। मैंने सुना भी, वो सहन भी किया। तो मेरे पास प्रदीप आया। प्रदीप कह रहे अंकल आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ऊपर होगा। तो मैं ऊपर आया, ऊपर वहाँ एक बंदे को लेकर आया, उसका नाम था रवि। तो रवि ने मेरे से बताया कहा अंकल मैंने अपने साथ लाना चाह रहे लड़के ने। मैं भाई क्या करांगे थम। मैं तुम तुमने दवाइयाँ से बेच रही, इन दवाइयाँ से कहाँ तक बेचेंगे, मैंने कहाँ पे उठाए। तो मेरे को भी शुगर था और कहने लगे ये दवाइयाँ नहीं है, ये प्रोजेक्ट है कहा, इनको दवाइयाँ नहीं बोल देगा, नहीं हेल्थ का काम हुआ कहा, हेल्थ बोल रहा है। मैं अच्छा, मैं इसका ये कितने की भाई। उसने रेट बहुत बताया। मैं इन्नू कौन लेगा, हमारे पता जब बेच भी दे ले भी ले कौन लेगा इन्नू, इतनी महंगी इन्नू कौन दे लेगा भाई थारी हमारे पता नहीं चल रहे हैं काम यो। कहा नहीं अंकल आप एक मौका दो। मगर भाई वो तो वाली ना इसकी BSc क्लियर हुई ना MSc, हम क्यों होने लग रहे बीच में भी लड़के ने। कम से कम इसके MSc BSc थोड़ा जान दे। कहा नहीं ये पढ़ता भी रहा। मैं चलो भाई। तो मन ने सोचा अपने मन में भी चल जो कराएं। कहा आप इसमें यूज करके देखो आपको शुगर आगा। मैं भाई यो मैं नहीं इतनी महंगी लेने दूँ, ये तो बहुत महंगी है, मैं ना मैं लूँ। तो वो कहने लगे नहीं अंकल हम आपको फ्री देंगे। कहा है मैं ना मैं फ्री लूँ, थम तो मैं खड़ जाना चाहिए मन। तो मन ने फिर मैं नीचे आया भाई। फिर मन ने आया अपने भाई से पूछा। मैं कहा भाई मैं तो सोरे सीधे रहे हैं और मैं तो नहीं कह रहा हम तो न्यूज़ की गलो लावांगे। तो भाई फिर तेरा डैडी भी गर्म होया भी हमने इतना पैसा बर्बाद कर रहे और नहीं किस काम का मारे, किसी भी काम का नहीं। हमने मोटरसाइकिल दी लेगा भी चल BSc करांगे, छोकरे पैदल ना जा। तो भाई चलो भाई वहाँ कामयाब हो जाने। तो ये नहीं मानने जी। तो फिर मैंने कहा फिर विशाल नीचे आया। मैंने पूछा मैं भी तो करागा यो। विशाल करा जी मैं तो यही करूँगा, मैं नहीं और काम करता। मैं भाई करागा कर ले फिर भाई, मारे तो हाथ खड़े हमने कुछ तेरा सारा लन दिया। मैंने बात कह दी चलो भाई लगे ने लगने में भाई इन्हें ने मेरे से कहा यो लियो जी कहा पीने का। मैंने कहा जी मैं नहीं पींदा लूलूगा। 1700 रुपये में पते धक्के थे ले लिए भाई इन्हें। भाई चल देखी जा भी चल करन लग गए, देखी जा चल वो भी तो दिन दे कोई काम सकान दे तो अभी खर्चा ठान दे भी। हम सोचा चल कोई काम ही सीख रहा भी, हम खर्चा ठहरे भी और क्या। हमने सोच के अपना लाई दिया इसकी गल्लो। अच्छा चलो, मतलब मुझे तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये कोई काम करने लग गया है, ठीक है। और फिर मेरे साथ दिलबर ने भी स्टार्ट कर दिया, कमल ने भी स्टार्ट कर दिया। फिर आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी उस टाइम, आप क्या सोचने लगे थे? तो अपना कुछ दिन बाद अपना चलता रहा काम यो। बस हम बैठे थे तड़ा रूप में, बस मेरे को पता लगा भी कहानी कमलर भी इसी में लगाने का। बस हम तो जमी खींच गए फिर भी मैं पता लिया कि नहीं कब बोल रहा था। दो आने नोर लग रहा लानी हो प्रदीप। बस हम गाला देखना ने 12 बजे आया करा, 1 बजे रात नू मैं कह करा भी साले तो वही नहीं कामयाब होंगे। मैं तो बीटर के जेगर तुम बीटर के मैं कहा भाई चलो जो हो जगह देखी जागी। मैं कहा भाई प्रदीप मारो तो काम ना चलन देने गया तो अपने घर पर जाओ तेरे हमारे घर में ना कर। हमने उससे बहुत गाला दी, उसके बाप पर भी गया मैंने उसके बाप से कहा मैं अभी मारा छोकरा इन्हें खे दिए। कह रहा थारी नहीं मारी खेती, वो कह रहे उल्टा मेरे तो कह रहे थारे वहां पड़े करा था वह
और थारी छोकरे ने मारा छोकरा गलत लाइन पर लाई दिया यार, मन ने तो बेदखल कर दिया यो। मैं कहा भाई बेदखल कर दिया, मन ने कहा मैं कहा भाई ये तो मारे थे ज्यादा खींचा पड़ा। फिर मन ने उससे कहा मैं तो घबरा मान चल मारे भी चल रहे थारे भी चलने दे भी जहाँ तक चल रहे, कुछ ना कुछ तो बनेगा, नहीं बनागा थोड़ा डेढ़ी तो करेंगे मारे किस तरह, डेढ़ी पर तो करेंगे, जो हमारी कटेगी हमारी कटेगी, जिनकी कटेगी उनकी कट जाएगी। काफी दिन बाद खैर मन ने सोचा भी चल लग तो गई उन्हें भी, जिनका ब्याह भी वो करा फिर आवांगे सेट। बस ब्याह तो भी नहीं मानने था भाई, हम तो ब्याह करवाते नहीं बन्नी हो जाएगा भाई। फिर जो काम चले जो चले हम भी सब्र करो बैठे गए। वो जिस टाइम फिर तो उड़ीसा झेरे थे, इस टाइम तो मैनेजर बनया, इंगा पथरी का दर्द रहा तेरा, और तेरा फोन आया भी मैनेजर बन गया, और फिर हम भी चढ़ गया। मुझे पता लग गया कि विशाल मैनेजर बन गया, भाई बड़ी खुशी हुई। हमने उसको जैसे भी परिवार के मुताबिक सम्मान भी दिया, और उससे जो क्वेश्चन उसने किए उनको भी हमने फॉलो किया। उसके बाद फिर हमारे दिल में जैसे ये बाड़ी के फूल नहीं खिड़ जाते, तो ऐसे दिमाग में खिड़ गया, मगर यदि ये कामयाब हो गए तो ये दो भी जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, तो भगवान की लीला बहुत न्यारी है भैया। कुछ दिन के बाद बड़ा ये साहब मैनेजर बन गए दिलवर सिंह जी, कुछ दिन के बाद ये बाबू जी बन गए कमल जी। जब मुझे लगा कि विशाल कामयाब हो गया, तो उससे पहले दिलबर भी यही काम करने लगा था। परेशान हम इनसे भी थे, लेकिन जब हमें लगा ना कि विशाल कामयाब हो गया, तो फिर मुझे फिर इनवाइट किया गया एक बार फिर से फॉरएवर के द्वारा, आप लोगों के द्वारा लेक्चर देने के लिए मोटिवेशनल। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने बराड़ा में लेक्चर दिया था, तो वहाँ लोगों ने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई थी, इसलिए कि मैं उनको मोटिवेट कर रहा था। और इसके पीछे सबकी सोच ये थी कि विशाल के डैडी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे बल्कि मैं जब बोलता था तो मुझे फीडबैक भी मिलती थी, तो फीडबैक में मैं देखता था बहुत से लोगों ने बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखे होते थे। तो फिर मुझे लगा गोल्डी की मेहनत अच्छी थी, क्योंकि दिलबर को हम गांव में गोल्डी बोलते हैं घर में। हाँ, मतलब बाहर से दिलबर है, कागजों में नाम है जो बाहर, लेकिन घर पे इसको गोल्डी बोला जाता है। तो हमने देखा कि गोल्डी भी मेहनत कर रहा है, और गोल्डी से ज़्यादा मैंने देखा कमल भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि कमल के बारे में पढ़ाई के मामले में हम थोड़ा ऐसा ही मानते थे। पढ़ते तो थे, नंबर तो ठीक आते थे, इसकी स्कॉलरशिप भी आई 10वीं में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए बच्चे में पढ़ाई के प्रति वो एटीट्यूड नहीं था। तो हमने कहा जब गोल्डी भी ये काम कर सकता है, विशाल भी कर सकता है, तो हमने कमल को भी सुना। तो हमने देखा भी ये इनसे भी ज़्यादा मेहनत करता है, और मेरे दिमाग में बात आ गई कि मुझे लगता है ये इनसे भी आगे बढ़ेगा। तो फिर हमने इनको फ्री छोड़ दिया, फिर अब जो मर्जी करो आप। तो फिर ये दोनों भी मैनेजर बन गए, फिर घर में खुशी की बहार आ गई। और जब तुम मैनेजर बने तो मम्मी डैडी को घुमा के लेके आए थे जगन्नाथपुरी, जहाज़ में गए, और मुझे तो आज तक भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं जहाज़ में बैठ सकूं। मतलब मेरी इस बात की खुशी है कि तुमने मैनेजर बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया था कि अपने दादा दादी को कम से कम जहाज़ में तो बिठा दिया, हमने तो आज तक भी अपने मम्मी डैडी को जहाज़ में नहीं बिठाया। बाबूजी कैसी फीलिंग थी जब घूमने के लिए गए, जहाज में बैठे, ट्रिप पे गए, उसके बारे में बताइए सब। उड़ीसा यहाँ से हमें कार में छोड़ गया शाहबाद, तो शाहबाद से हम बस में बैठ गए, बस चल पड़ी, तो रास्ते में बस को भी गड़बड़ हुई, घूम घमा के घर चलो दिल्ली पहुंच गए। हमें तो ये नहीं पता था भाई दिल्ली का अड्डा ये हुआ, कहाँ है कहाँ नहीं, वो तो विशाल अपने आप ही ले गया हमें तो वहाँ जाके। तो जी वहाँ पहुंच गए, क्या नाम क्या कहा उसने, एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर पहुंच का वहाँ हमने पूछा भी चाय 60 रुपये का गिलास चाय वहाँ। मैं लगा यार विशाल तो यूं कितने की चाह, लेकिन तो चाह पीने से मतलब है तेनो कितने मतलब पैसा से भी मतलब है। तो विशाल की अम्मा भी पूछे करा मनु ये छोकरा खर्चा बहुत रहा, बड़ा भी 100 रुपए का गिलास बता रहे भी।
मैं कहा ना हम नहीं पीते बस फिर। मैं कहा चल पी ले, तेरा कमरे जोर लग रहा, पी ले, कोई बात नहीं। तो जी वहाँ बैठे रहे हम। फ्लाइट तो 9 बजे चली वहाँ से। बैठे रहे, चाय भी पी, जैसा कुछ खाना खुना था हमने वो भी खाया। बाकी फिर जब वहाँ जनता इकट्ठी हुई काफी, तो विशाल की अम्मा लगी कहनी है सारे लोग जहाज में चढ़ाए। मैंने कहा यार विशाल भाई देखे तो काम गड़बड़ा, यहाँ गोली गाली भी ले रहा। चल देखी जाएगी जो कुछ होगा हो जाएगा सब। खैर जी उसने फिर मैंने कहा कोई नहीं, दिलेरी राखी, हम तेरे साथी तो है, कोई बाहर तो है नहीं। खैर जी वो अपना हम चल पड़े। 9:30 पौने 9 को लगभग जहाज चल पड़ा। जहाज जाके भुवनेश्वर उतरे। भुवनेश्वर हम वहाँ उतरे, अपना सामान लिया। वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद फिर एक एसी बस में बैठे। बस भी एसी थी। उस बस ने 4 घंटे के बाद हम वहां तारे मंदिर के ऊपर। पूरी। हाँ पूरी। तो जी पूरी पहुंच के हम फिर लगे कहने भी पहले रहने का स्थान देखने, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। चलो भाई, तो कई जगह पता किया, खैर चलो एक होटल में जगह मिली। मिली तो घर महंगी पर मिल गई। तो सामान समून रख के बाहर घूमने चले गए। बाहर घूमने का देखा भी वहां तो चमत्कार ही कुछ हो रहा है भगवान का किया हुआ। देखा ऊपर से लहरें चल रही, कहाँ तक चल रही, कहाँ तक चल रही, कोई हिसाब किताब नहीं। तो जी वहां समुद्र में नहाए। लहर आई एकदम, देसी तेरी अम्मा तो तला गिर गई, मैं भी गिर जाना। मैं भी गिर गया। तो चलो बाज के आपने उठाए, उठ गए टैटू का अपना। फिर भाई खाना खोना खाया, रात को रहे। फिर अगले दिन जर्नी पे चल पड़े। वो भी एसी बस थी। वहां से चले हम, सूर्या मंदिर देखा। और जी एक और कुटिया बोलते हैं, पता नहीं किस चीज की कुटिया, ऊपर पहाड़ के ऊपर है, वो देखी भाई। और भी कई स्थान देखे जो मेरे याद भी नहीं है। तो घूमे, बहुत घूमे भाई, बड़ा तगड़ा नजारा आया। और मैं तो ये कहूंगा इनको फॉरएवर वालों को भी कम से कम अपने माता पिता को एक दफा जरूर जहाज में चढ़ाओ। जब आप इतने पैसे वाले हैं तो क्या खर्चा है। सही बात है। हो जाएगा सारा, जितना होगा वो तो होगा ही। मेरी ये अपनी तमन्ना है कि एलवीरा जो कार्य करने वाले हैं, इनने अपने माता पिता को तो जरूर ही घुमाना चाहिए, चाहे वो एक छोटे से स्थान पे जाए। ये नहीं कि चलो उड़ीसा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटे स्थान पे भी जाए तो उसको जरूर घुमाना चाहिए। जैसे रामेश्वरम है, और ये केदारनाथ है, और ये अपना जैसा भी है जय बद्री तीर्थ है यहाँ, उनको मतलब कम से कम ये करना चाहिए। ठीक है। और हम तो, मैं तो इतना खुश हूँ अब, क्या पूछो आप, बात पूछने की तो कोई बात ही नहीं। अब तो हरियाली ही हरियाली है। नेक्स्ट ट्रिप के बारे में क्या सोच रहे हो? नेक्स्ट ट्रिप के बारे में तो फिर प्रोग्राम देखो भी कैसा पड़ेगा। फरवरी में कह रहे भी पड़ेगा, फरवरी में चलेंगे। हम जवाब तो देने वाले नहीं, आगे हम जवाब दे देंगे, हम जवाब तो दे दें। हमारी तरफ से तो फरवरी छोड़ जनवरी में चलो, हमें नहीं कोई दिक्कत। पहले लोग क्या बोलते थे, और जब हम मैनेजर बन गए और गाड़ी आ गई, उसके बाद लोगों के क्या विचार रहे? जैसा कि मैं पहले भी बता दिया, भी लोग ये कहते थे कि ये क्या करते हैं बच्चे, यहाँ तक के रिश्तेदार ये कहते थे कि इनका तो पता ही नहीं है करते क्या हैं, और ना हम किसी को ये बता सकते हैं। मान ले कोई रिश्ते की बात भी चलती थी तो वो पूछते थे भी हम लोगों को क्या बताएं भी क्या करते हैं बच्चे। हमने उनको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके दिमाग ने स्वीकार नहीं किया इस बात को। फिर वो हमारे कोई और अलग तरीके की नसीहत दिया करते थे भी कोई काम ढंग का करना चाहिए, ये कोई काम है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मुझे वृंदावन जाना था, जैसा कि मेरा लगाव बहुत है वृंदावन से। तो 2-4 दिन पहले मुझे पता चला भी हम गाड़ी लेके आएंगे। तुमने ही बताया था कि भी सरप्राइज मिलेगा, विशाल के जन्मदिन पे सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मिले, तब तक तुम्हारा रिश्ता भी हो चुका था। तो क्या सरप्राइज मिलेगा, बाई चांस तुम्हारे फूफा जी भी घर आए हुए थे।
उनको भी नहीं पता कि क्या सरप्राइज मिलेगा। तो बल्कि रिश्तेदार तो ये अंदाजा लगा रहे थे कि लगता है गोल्ड की सगाई होगी, है ना। लेकिन जब हम सवेरे यहाँ से गए तो हम कुरुक्षेत्र एजेंसी में गए, वहाँ पे पता चला कि हम तो वही गाड़ी लेने आए हैं। और कौन सी गाड़ी? वरना गाड़ी। मतलब मैंने कभी वरना गाड़ी का नाम ही नहीं सुना था। अच्छा। फिर मुझे वहाँ जाके पता लगा कि तो लग्जरीज गाड़ी है और बड़े बड़े सेठ लेते हैं इसको। तो फिर वहाँ पे हमारी वीडियोग्राफी हुई, बहुत अच्छा, पूरी टीम आई और टीम ने आकर के पूरे अपने विचार रखे और यहाँ तक भी बोला गया कि ये एलोवेरा की बोतल का कमाल है जो आज ये इतनी महंगी गाड़ी जो है अंकल जी के घर जाने लग रही। सभी जो वो फॉरएवर करने वाले साथी थे तुम्हारे, उन सब ने हमारे को बहुत बहुत बधाइयाँ दी, हमने भी दी। वहाँ पे हमारे को भी बोलने के लिए कहा गया तो हम भी बोले। और हमारा पूरा परिवार एक्साइटेड था। घर में, गांव में तो पता था ही, घर वालों को तो सबको, लेकिन गांव में किसी को नहीं पता था कि गाड़ी आएगी। अच्छा। क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात होती है, वो आज भी है और शायद रहेगी भी जब तक हम जिएंगे, कि भी करके ही दिखाना है, पहले नहीं बताना। मतलब करके दिखाओ, बताने की जरूरत नहीं है। जब आपने करके दिखा दिया तो वो तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हम गाड़ी लेके वहाँ से आए तो गांव में अब कमल की ड्यूटी थी लड्डू बांटने की, तो इसने लड्डुओं का पूरा प्रबंध किया था। तो गांव में पता चला, क्योंकि हम सब तो गाड़ी, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे 10-15 मिनट पहले, तो तेरी मम्मी और तैयार थी और सब ने अपना खेड़े पे पहुंचना था मत्था टेकने के लिए। तो लोगों को भी पता चल गया कि ये सारे घर वाले गेट से बाहर क्यों खड़े आके। तो धीरे से हमें पता चला कि गाड़ी आ गई है, फ़ोन पे बात होगी। तो सीधी गाड़ी खेड़े पे गई, वहाँ पे और लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने कहा भाई ये लड्डू, भाई ये गाड़ी लेके आए, बहुत महंगी लगती है। मैं कहा हाँ भाई बहुत महंगी गाड़ी है। कहता यार ये तो ऐसी गाड़ी लगती है जैसे बड़े बड़े सेठ रखते हैं। कहा हम भी तो सेठ ही हैं भाई। तो कहने का भाव ये था कि लोगों को हमने लड्डू बांटे, बड़े खुश हो गए, लोगों बहुत खुशी मनाई, लोगों ने भी खुशी मनाई। मैं ये नोट कर रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि जिनको हम कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं करते बच्चे, इनके पता नहीं कुछ करा कि नहीं, सारा दिन बस ऐसे ही। तो उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भाई वाकई कुछ करते हैं बच्चे, और आज तक भी मानते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि और भी आगे तरक्की करें, बहुत ऊंचे ऊंचे सीनियर मैनेजर और भी जो कुछ तुम्हारी पोस्ट होती होगी, सबसे लास्ट की जो सबसे ऊंची पोस्ट तक आप पहुँचे, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है। तो नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी, जो माता पिता अपने बच्चों के साथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको अपने बच्चों को मतलब कैसी सलाह देनी चाहिए और क्या कहना चाहिए? मैं चाहूँगा कि जो भी इस ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं, जैसे विशाल ने अपने परिवार के विचार रखे और उन्होंने अपने परिवार की पूरी बैकग्राउंड आपको बताई और अपनी कामयाबी का राज भी बताया, मेरी आप सभी से, विशेषकर माता पिता से ये सलाह है, रिक्वेस्ट भी है कि वो भी आप अपने बच्चों को फ्री छोड़ें और फॉरएवर में काम करने का सबको मौका मिले। जो भी टीम में बच्चे विशाल के साथ, दिलबर के साथ, कमल के साथ जुड़े हैं, वो अपने बच्चों का सहयोग करें, क्योंकि हम इन परिस्थितियों से निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं। आप बच्चों की लेग पुलिंग ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट करें। भाई जैसे हम सब परिवार के सदस्य मिल करके आज इतनी खुशी से ये ब्रॉडकास्टिंग तैयार कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी आए जब आपके बच्चे भी कामयाबी प्राप्त करके गाड़ियों में घूमें और आपके बच्चे भी ऐसी ब्रॉडकास्टिंग बना करके आगे प्रस्तुत करें, दुनिया उसको देखे और आपके बच्चे कामयाब हो गए, आपका नाम रोशन करेंगे, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चों की कामयाबी। तो इसलिए बच्चों को मौका दें, सपोर्ट करें, लेग पुलिंग ना करें,
जहाँ तक संभव हो सके शाबाशी दें, आगे बढ़ने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको और साहस दें। बहुत अच्छा है, अपना काम करो, खुद कमाओ, अपना काम करके मालिक बनो, ना कि नौकर बनो। क्योंकि गवर्नमेंट की तो या प्राइवेट तो नौकरी करने का मतलब तो रास्ता ही होता है। तो मालिक बने, नौकर ना, मतलब नौकरी देने वाले बने, नौकर ना बने, ऐसा मैं सभी से कहना चाहता हूँ। और ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करके और सफलता प्राप्त करें। तो बाबूजी, मैं ना ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं परंतु उनके ना मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, तो उनको कैसा एक्शन लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? भाई मेरी सभी दर्शकों से, जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है या देखने वाले हैं, सभी बच्चों को मैं ये आदेश दूंगा कि भाई अपनी मिन्नत करो, मिन्नत का फल भगवान आपको जरूर देगा। मान लो किसी के माता पिता नहीं मान रहे, मैं भी तो किसी का माता पिता या बाबा दादा हूँगा। मेरे घर में कम से कम 4 मैनेजर पोस्ट पे है इस टाइम फॉरएवर की। तो किसी का बाप अगर नहीं मानता तो मेरा नंबर ले लो, उससे मेरी बात करवाओ, मैं उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि इस बच्चे की लाइफ को क्यों नाश लग रहता करो ना। अच्छे कपड़े पा के बाहर निकलेगा, तेरी कितनी खुशी होगी, अच्छी कार में बैठेगा, तेरे को कितनी खुशी होगी। क्यों मैं उसके माँ बाप को ये समझाऊंगा कि अपने बच्चे को नहीं तेरे पे कुछ होता, कम से कम शाबाश तो देता हूँ, तेरी शाबाश से ही उसका क्या पता भविष्य बदल जाए। तो मैं सभी से बेनती करूंगा, सभी बच्चों से ये कहूंगा कि भाई देखो, माँ बाप किसी के राजी नहीं होया करते, ना मैं राजी था, लेकिन बाद में उस चीज का पता लगता है। जैसे कलाड़ी में गन्ना देने से तो रस निकला, गुड़ तो बढ़ने दे गया, गुड़ तो भाई बहुत देर में बढ़ागा, गुड़ का स्वाद तो बहुत देर में देखोगे। अगर आप कहते हो कलाड़ी में गन्ना देने से ही गुड़ बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं। मिन्नत करोगे, मिन्नत करो, डट के करो। और ये कोई वैसी कोई चीज तो है नहीं कि आपको पीछे गिर देगी, ये तो आगे चलने वाली चीज है। इस टाइम मेरे जो पोते हैं, 2 कारें उनके पास हैं, 4 मोटरसाइकिलें हैं। मर्जी अपनी मोटरसाइकिल में जाओ, मर्जी अपनी कार में जाओ। तो ये इसी तरीके से चलेगा काम। ये तो भैया सहज पक्के सो मीठा हो। जब आप मिन्नत करोगे तो भगवान उसका फल तो देगा। जब मिन्नत ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा आपको? अपने माँ बाप को समझाइए। हाँ जी, सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। एंड थैंक्स टू माय फैमिली, जिन्होंने टाइम दिया, सपोर्ट किया हमें और अपना कीमती टाइम हमें दिया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ वैल्यूएबल यहाँ से मिला होगा और आपको डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। आप भी बिजनेस को स्टार्ट करें, अपनी जर्नी को स्टार्ट करें और आपकी डेस्टिनी आपका वेट कर रही है। अपना रास्ता बनाएं, डिसीजन बनाएं और बिजनेस को स्टार्ट करें। बाकी ऑल द बेस्ट चैंपियन। ओके जी, ऑल द बेस्ट।